आज हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो लगभग 5000 साल पहले मौजूद थी। 5000 साल? एक ऐसी सभ्यता की दुनिया जो अपने समय से मतलब मीलों आगे थी। बिल्कुल। ऐसे शहर बसाए जिनकी प्लानिंग आज के शहरों को टक्कर दे और साफ सफाई का ऐसा इंतजाम किया जिसके बारे में बाकी दुनिया तो सदियों तक सोच भी नहीं पाई। और फिर वो अचानक जैसे इतिहास से गायब हो गई। और ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी। नहीं, इसका दायरा तो मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की महान सभ्यताओं के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा था। एक विशाल, संगठित और बेहद उन्नत समाज जिसके बारे में हम आज भी बहुत कम जानते हैं। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका आधार क्या है? हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, राखी गढ़ी जैसी जगहों पर हुई खुदाई की ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, प्राचीन कंकालों से मिले डीएनए का विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक शोध पत्र हैं। और यहाँ तक कि एक ऐसा अध्ययन भी है जो उनकी अनसुलझी लिखाई को समझने के लिए कंप्यूटर की नजरों मतलब कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल कर रहा है। तो आज का मिशन साफ है। एकदम। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी आईवीसी को क्या चीज इतनी खास बनाती थी, वो लोग असल में कौन थे और क्यों उनकी कहानी आज भी इतने सारे अनसुलझे सवालों और गहरी पहेलियों से घिरी हुई है। इतनी बड़ी और संगठित सभ्यता की नींव तो जरूर इसके शहरी रहे होंगे। यकीनन। जब हम मोहनजोदड़ो या हड़प्पा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक तस्वीर तो बनती है। पर ऐसा क्या था इन शहरों में जो इन्हें 5000 साल पहले की दुनिया में सबसे अलग बनाता था? सबसे पहली चीज थी उनकी शहरी योजना जो हैरान कर देती है। प्लानिंग? हाँ, प्लानिंग। ये शहर यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं बसे थे। पूरे शहर एक ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। ग्रिड पैटर्न? यानी सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, जैसे आज के आधुनिक शहर। अच्छा। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। मानकीकरण से आपका क्या मतलब है? क्या हर चीज एक जैसी थी? बिल्कुल। आप कहीं भी खुदाई करें, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में या सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी छोटी बस्ती में, हाँ, आपको जो ईंटें मिलेंगी उनका अनुपात हमेशा 4.2.1 ही होगा। हमेशा। सोचिए, एक ऐसा इलाका जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत को मिलाकर बना है, वहाँ हर जगह एक ही साइज की ईंटें इस्तेमाल हो रही थी। ये तो किसी बहुत शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। और ये सिर्फ सड़कों या ईंटों तक ही सीमित नहीं था, शहर का पूरा ढांचा ही बहुत व्यवस्थित था, है ना? हाँ, शहर आमतौर पे 2 हिस्सों में बटे होते थे। एक ऊंचा हिस्सा जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते हैं, जो शायद कोई प्रशासनिक केंद्र रहा होगा, शायद, या धार्मिक गतिविधियों का केंद्र। और एक निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। कुछ शहर जैसे धौलावीरा तो 3 हिस्सों में बटे थे, गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। कमाल है, ये एक बहुत ही सोची समझी सामाजिक संरचना को दिखाता है। हाँ। जब भी मैं इनकी शहरी योजना के बारे में पढ़ता हूँ तो सबसे ज्यादा हैरान करती है इनकी साफ सफाई की व्यवस्था। वो तो अविश्वसनीय है। क्या ये सिर्फ कुछ खास इलाकों तक ही सीमित थी या पूरे शहर में इसका असर दिखता था? नहीं, ये सफाई का जुनून पूरे शहर में दिखता था। हर घर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, हर घर उसकी अपनी एक ढकी हुई नाली होती थी जो घर के बाथरूम और रसोई से गंदे पानी को बाहर निकालती थी। ये नाली फिर गली की मुख्य नाली से जुड़ती थी और सारा गंदा पानी शहर से बाहर। और कई घरों में तो दुनिया के शुरुआती फ्लश टॉयलेट के सबूत भी मिले हैं। हाँ, ये उस जमाने के लिए एक क्रांति से कम नहीं था। और मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार, वो तो इंजीनियरिंग का एक अजूबा ही लगता है। वो वाकई एक अजूबा है। पक्की ईंटों से बना एक विशाल तालाब जिसे जल रोधक मतलब वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक टार का इस्तेमाल किया गया था, शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए। लगता तो यही है। लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो धौलावीरा का जल प्रबंधन इससे भी एक कदम आगे था। धौलावीरा तो गुजरात के कच्छ जैसे सूखे इलाके में, वहाँ पानी का इंतजाम कैसे होता था? यही तो उनकी काबिलियत थी। उन्होंने बारिश के पानी की हर बूंद को सहेजने का सिस्टम बना रखा था। अच्छा। पूरे शहर में 16 से ज्यादा बड़े बड़े जलाशय या तालाब बनाए गए थे जो नहरों के एक जटिल नेटवर्क से जुड़े थे। वे बारिश के पानी को इकट्ठा करते, उसे साफ करते और फिर पूरे साल इस्तेमाल करते। और अब तो नई तकनीक से और भी चीजें पता चल रही हैं। हाँ, हाल ही में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर जैसी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। जीपीआर
ये क्या चीज है? आप इसे एक तरह से जमीन के अंदर का एक्सरे समझ सकते हैं। अच्छा, ये तकनीक बिना खुदाई किए ही हमें बता देती है कि जमीन के नीचे कौन कौन से ढांचे दबे हुए हैं। इसी की मदद से हमें धोलावीरा की उन नहरों और जलाशयों का पूरा नक्शा मिला है जो हजारों साल से जमीन में दफन था। मतलब उनकी इंजीनियरिंग सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने में भी माहिर थे। बिल्कुल। और उनका व्यापार, लोथल का बंदरगाह तो इसी तरफ इशारा करता है। हाँ, गुजरात के लोथल में मिला पक्की ईंटों का डॉकयार्ड या बंदरगाह उनकी समुद्री ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। वे सिर्फ आपस में व्यापार नहीं करते थे, बल्कि दूर तक जाते थे। उनकी नावें हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक जाती थी। अच्छा। मेसोपोटामिया के दस्तावेजों में एक जगह का जिक्र है, मेलुहा। मेलुहा? हाँ, जहाँ से वो कीमती पत्थर और मनके मंगवाते थे। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम था। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बेहतरीन शहर बसाते हैं, साफ सफाई के उस्ताद हैं और दुनिया से व्यापार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये लोग थे कौन? दशकों तक ये सिर्फ अटकलों का विषय था, पर अब जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी हमें कुछ चौंकाने वाले जवाब दे रही है। और इस खोज का केंद्र बना है हरियाणा का राखीगढ़ी। ये सिंधु घाटी के सबसे बड़े शहरों में से एक है और यहाँ मिले एक कंकाल के डीएनए ने इस सभ्यता की कहानी में एक नया मोड़ ला दिया है। तो क्या पता चला उस डीएनए से? उस डीएनए के विश्लेषण से पता चला कि उस व्यक्ति के पूर्वज दो मुख्य समूहों का मिश्रण थे। दो समूह? हाँ, एक थे प्राचीन ईरानी किसान और दूसरे थे दक्षिण पूर्व एशिया के मूल शिकारी संग्राहक। ये एक बहुत ही अनोखा जेनेटिक मिश्रण है। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। हाँ, उस डीएनए में स्टेपी के पशुपालकों यानी मध्य एशिया के घास के मैदानों से आए चरवाहों का कोई नामो निशान नहीं था। एक भी नहीं। एक मिनट, ये तो पूरी कहानी पलट देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। इस एक खोज ने दशकों पुरानी आर्यन आक्रमण की थ्योरी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी के लोगों ने खेती करना और एक शहरी सभ्यता बसाना अपने दम पर सीखा था। ये ज्ञान किसी बाहरी समूह से, जैसे स्टेपी के लोगों से, उन्हें नहीं मिला था। ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये खोज उन्हें बाद के वैदिक काल के लोगों से आनुवंशिक रूप से बिल्कुल अलग करती है, क्योंकि वैदिक काल के लोगों के डीएनए में स्टेपी का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। मतलब अब तक जो हम सोचते आए थे कि खेती बाहर से आई, वो गलत था। उन्होंने ये सब यहीं खुद से सीखा। सबूत तो इसी तरफ इशारा करते हैं। और एक और दिलचस्प बात सामने आई। क्या? राखीगढ़ी के उस कंकाल का डीएनए आज के दक्षिण भारत में रहने वाली कुछ आदिवासी आबादियों के डीएनए से काफी मिलता जुलता है। अच्छा। इससे उस सिद्धांत को और भी बल मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग शायद किसी शुरुआती द्रविड़ भाषा को बोलते थे जो आज भी दक्षिण भारत में बोली जाती है। कमाल है। मतलब एक डीएनए सैंपल ने इतिहास की किताबों के कई पन्ने पलट दिए। बिल्कुल। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी कहानी में कुछ बहुत बड़ी पहेलियां अब भी बाकी हैं। हाँ। सबसे पहली और सबसे मशहूर पहेली, उनकी लिखाई। उनकी अनसुलझी लिपि। हमें हजारों मोहरों, तांबे की पट्टियों और मिट्टी के बर्तनों पर ये रहस्यमय चिन्ह मिले हैं, लेकिन 5000 साल बाद भी हम इसका एक अक्षर तक नहीं पढ़ पाए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मिस्र की लिपि को पढ़ने के लिए तो रोजेटा स्टोन मिल गया था। आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। हमारे पास सिंधु लिपि के लिए कोई रोजेटा स्टोन नहीं है। कोई द्विभाषी चीज नहीं है। कोई नहीं। रोजेटा स्टोन एक ऐसा पत्थर था जिस पर एक ही संदेश 3 अलग-अलग भाषाओं में लिखा था, जिनमें से एक भाषा विद्वान पहले से जानते थे और उसी से बाकी 2 समझ आ गई। हाँ, सिंधु लिपि के साथ ऐसा कोई सुराग हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बस। तो क्या आज भी इसे सुलझाने की कोशिशें हो रही हैं? कोशिशें तो जोर शोर से जारी हैं। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तो इसे पढ़ने वाले को $1 लाख के इनाम का ऐलान भी किया है। वाह। लेकिन एक बहुत ही रोमांचक डेवलपमेंट कंप्यूटर विज्ञान की तरफ से आया है। एक नए अध्ययन में कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल किया गया। कंप्यूटर विजन मतलब कंप्यूटर की आंखें? हाँ, एक तरह से। ये एआई का एक हिस्सा है जो कंप्यूटर को तस्वीरें और पैटर्न पहचानना सिखाता है। तो एआई ने क्या किया? इस अध्ययन में एआई ने सिंधु लिपि के चिन्हों की तुलना दुनिया भर की दूसरी प्राचीन लिपियों से की और नतीजा चौंकाने वाला था।
क्या मिला? इसने सिंधु लिपि और तिब्बती ये कॉरिडोर, जो पूर्वी एशिया का एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ की प्राचीन लेखन प्रणालियों के बीच एक मजबूत दृश्य समानता पाई है। क्या तिब्बत के पास? हाँ, ये एक ऐसे अनसोचे कनेक्शन की ओर इशारा करता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाली बात है। अब आते हैं दूसरी बड़ी पहेली पर। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? पुरानी कहानी तो हमेशा एक बड़े आक्रमण की होती थी। हाँ, जिसे आर्यन आक्रमण सिद्धांत कहा जाता था, वो विचार अब ज्यादातर विशेषज्ञ नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमें खुदाई में किसी बड़े युद्ध के सबूत ही नहीं मिले। न तो भारी मात्रा में हथियार मिले, न कोई बड़े सैन्य किले। लेकिन मोहनजोदाड़ो की सड़कों पर कुछ कंकाल तो मिले थे। कुछ कंकाल जरूर मिले हैं, लेकिन वे किसी एक बड़ी लड़ाई का सबूत नहीं देते। तो अगर आक्रमण नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या? आज के विशेषज्ञ क्या मानते हैं? आज 3 मुख्य सिद्धांतों पर बात होती है और शायद सच इन तीनों का मिश्रण हो। अच्छा। पहला और सबसे मजबूत कारण है जलवायु परिवर्तन। सबूत बताते हैं कि उस दौर में मॉनसून का पैटर्न बदल गया। बारिश कम हो गई। हाँ, और उससे घग्गर, हखरा जैसी विशाल नदियाँ, जिन्हें कुछ लोग प्राचीन सरस्वती नदी भी मानते हैं, सूखने लगी। पानी के बिना इतने बड़े शहर जिंदा नहीं रह सकते थे। और दूसरा कारण आर्थिक ही होगा, जैसा अक्सर होता है। इतनी उथल-पुथल चल रही थी तो उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप पड़ गया। हाँ, और जब अर्थव्यवस्था चरमराती है तो शहरों को बनाए रखना नामुमकिन हो जाता है। जलवायु और अर्थव्यवस्था। और तीसरा क्या है? तीसरा कारण है आंतरिक सामाजिक विघटन। मतलब अंदर से ही टूटने लगे। हाँ, शहरों के आखिरी दौर में हमें योजना की कमी दिखाई देती है। सड़कें ठीक से साफ नहीं होती थीं, घरों का निर्माण बेतरतीब होने लगा था और कुछ जगहों पर हिंसा के भी सबूत मिले हैं। तो ये किसी बाहरी हमले का नतीजा नहीं था? नहीं, ये अंदर से ही समाज के टूटने का संकेत था। लोग धीरे धीरे इन शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण के छोटे गांवों की तरफ चले गए। सभ्यता अचानक खत्म नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे बिखर गई। जलवायु, अर्थव्यवस्था और आंतरिक कलह, ये तीनों ही वजह बहुत दमदार लगती हैं। क्या आज के विशेषज्ञ इन तीनों में से किसी एक को ज्यादा वजन देते हैं? कोई एक थियरी जिसकी तरफ सबूत ज्यादा इशारा कर रहे हैं? ज्यादातर विशेषज्ञ अब ये मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। पानी की कमी ने अर्थव्यवस्था को तोड़ा और सामाजिक तनाव पैदा किया, जिससे सभ्यता का पतन हुआ। हाँ, ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था, जिसकी शुरुआत सूखे से हुई। और ये हमें सबसे बड़े, सबसे संवेदनशील और शायद सबसे विवादित सवाल पर लाता है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति का क्या रिश्ता है? क्या सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक थी? ये एक बहुत ही जटिल और भावनात्मक सवाल है। हमारे स्रोत इस पर अलग-अलग, यहाँ तक कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत विचार पेश करते हैं। तो इन्हें बिना किसी पक्षपात के समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए पहले दृष्टिकोण से शुरू करते हैं। पहला दृष्टिकोण, जिसे हम विच्छेद का सिद्धांत कह सकते हैं, वो राखी गढ़ी के DNA नतीजों पर आधारित है। ठीक है। ये कहता है कि सिंधु घाटी के लोग आनुवंशिक रूप से उन लोगों से अलग थे जिन्होंने वेदों की रचना की। उनकी सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व में हो चुका था, जबकि वैदिक काल की शुरुआत लगभग 1500 ईसा पूर्व में मानी जाती है। सही। तो यह दृष्टिकोण एक सांस्कृतिक निरंतरता के बजाय एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। मतलब एक संस्कृति खत्म हुई और फिर उसके बाद एक दूसरी संस्कृति का उदय हुआ। ठीक है, ये एक स्पष्ट अलगाव की बात करता है। और दूसरा दृष्टिकोण जो निरंतरता की बात करता है? दूसरा दृष्टिकोण निरंतरता का सिद्धांत है। इसके समर्थक प्रवासन के सिद्धांतों को सिरे से खारिज करते हैं और आउट ऑफ इंडिया मॉडल की वकालत करते हैं। हाँ, उनका तर्क है कि सभ्यता यहीं उपमहाद्वीप में पैदा हुई और यहीं से बाहर फैली। वे सिंधु घाटी की कलाकृतियों और प्रथाओं में बाद की हिंदू परंपराओं की जड़ें देखते हैं, जैसे कि वो पशुपति मुहर। बिल्कुल। एक मुहर पर मिली योगी की आकृति को वे भगवान शिव का शुरुआती रूप पशुपति मानते हैं। विशाल स्नानागार को वे जल द्वारा शुद्धि की परंपरा से जोड़ते हैं और स्वास्तिक जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल तो दोनों में मिलता ही है। और एक तीसरा दृष्टिकोण भी है जो इन दोनों से काफी अलग और ज्यादा आलोचनात्मक है। हाँ, एक स्रोत एक बहुत ही अलग ऐतिहासिक रिवायत पेश करता है। इसका तर्क है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने जानबूझकर भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अच्छा। इस दृष्टिकोण के अनुसार जाति और आर्यन आक्रमण जैसी धारणाएं स्वदेशी परंपराओं पर नियंत्रण करने
और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए गढ़ी गईं। तो ये स्रोत दावा करता है कि इस औपनिवेशिक हस्तक्षेप के कारण वैदिक प्रथाओं में भारी गिरावट आई और ज्यादातर वैदिक साहित्य या तो नष्ट हो गया या उसे गलत तरीके से पेश किया गया। ये एक वैकल्पिक इतिहास है जो मुख्य धारा के विमर्श को चुनौती देता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? हमारे सामने एक ऐसी सभ्यता है जो तकनीकी रूप से अद्भुत थी, आनुवंशिक रूप से अपने समय में बिल्कुल अनोखी थी, लेकिन जिसकी कहानी आज भी अधूरी है और गहरे विवादों में फंसी हुई है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता बाद की भारतीय सभ्यता का कोई सीधा या सरल पूर्वज नहीं थी। वो अपने आप में एक बेहद जटिल, विशिष्ट और कामयाब इकाई थी। और अब नई तकनीकें पुरानी धारणाओं को तोड़ रही हैं। लगातार राखी गढ़ी का डीएनए, धोलावीरा में जीपीआर का इस्तेमाल और लिपि को समझने के लिए एआई का प्रयोग, ये सब हमें इस भूली हुई कहानी को एक नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत से एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। अभी हमने बात की कि कंप्यूटर विश्लेषण ने सिंधु लिपि और दूर पूर्वी एशिया के तिब्बती यी कॉरिडोर की लिपियों के बीच एक अनपेक्षित दृश्य संबंध का सुझाव दिया है। हाँ, कैसा हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव सिर्फ उपमहाद्वीप के भीतर दक्षिण और पूर्व में ही नहीं बल्कि भुला दिए गए उत्तर पूर्वी मार्गों से भी फैला हो? एक दिलचस्प सवाल है। क्या दक्षिण एशिया के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने की चाबी मेसोपोटामिया या मध्य एशिया में नहीं बल्कि पूर्वी एशिया के ऊंचे पहाड़ों में छिपी हो सकती है?